नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। यह आपके अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रृंखला के तहत आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नांकित में से किसने लिखी है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी आल्डो और ऑप्शन डी रिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिक्स, यानी फ्रेडरिक्स ने पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी लिखी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था। आपको बताना है विटले काउंसिल सबसे पहले किस देश में बनी थी। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंग्लैंड तथा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। इंग्लैंड में शासक व कर्मचारियों के विवादों के निपटान के लिए विटले परिषद का निर्माण किया गया था। एक प्रकार की जांच समिति थी जो 1916 से 1919 के दौरान रही थी और इसके अध्यक्ष थे जे.एच. विटले। तो उन्हीं के नाम पर विटले काउंसिल हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी। तो भारत में जो साम्यवादी पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी एम मार्क्सवादी कब स्थापित हुई थी, सन आपको बताना है। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1961 तथा डी 1960। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 1964। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के रूप में हुआ था और इसकी स्थापना एम.एस. डांगे ने की थी, ये याद रखें। अगर प्रश्न आता है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 को हुई थी और इसके संस्थापक जो थे M.N. राय थे और स्थापना का स्थान की अगर बात करें तो ये कानपुर में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है। तो संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी दी है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 330। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संबंध में उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन कृति के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए डोनाल्ड स्मिथ, बी रजनी कोठारी, सी मैनुअल ऑस्टिन और डी के.एन. पणिक्कर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है मैनुअल ऑस्टिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन कृति के लेखक ग्रेनविल ऑस्टिन है। ऑस्टिन ने भारत के संविधान को निर्बाध जाल के रूप में मान्यता दी थी। तो अगर निर्बाध जाल किसने कहा था ये आता है तो उसका आंसर भी मैनुअल ऑस्टिन होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लेखानुदान का अर्थ है, तो लेखानुदान का आपको अर्थ बताना है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए राज्यसभा द्वारा लेखागत जारी प्रस्ताव, बी वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पहले रखा गया प्रस्ताव, सी संसद के संयुक्त सत्र से पूर्व राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित प्रस्ताव लाना और डी यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति है। अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में होता है। सरकार को नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए धन की जरूरत पड़ती है और चूंकि संसद सत्र में नहीं होती तो आवश्यकता होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन आहरण कर सकती है
और वो लेखानुदान के माध्यम से करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक्स वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? एक्स और वाई के सिद्धांत प्रेरक सिद्धांत होते हैं। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन बी एमसी ग्रेगर, ऑप्शन सी हर्जबर्ग और ऑप्शन डी साइमन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमसी। सिद्धांत एक्स और वाई को प्रेरक सिद्धांत कहा जाता है। दोनों सिद्धांत एक दूसरे से अलग हैं। इनका उपयोग किसी कंपनी के प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। एक सिद्धांत में पर्यवेक्षण होता है और दंड का भी प्रावधान होता है, जबकि वाई सिद्धांत में पुरस्कार और मान्यता पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार एक्स और वाई सिद्धांत जो हैं वो प्रेरक सिद्धांत है, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ में संबंधित है? तो नूतन लोक प्रशासन यानी नव लोक प्रशासन की अवधारणा किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए बर्कले सम्मेलन, ऑप्शन बी लोक प्रशासन का प्रिंसटन संप्रदाय, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय और ऑप्शन डी मिन्नोब्रुक सम्मेलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिन्नोब्रुक सम्मेलन। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का प्रारंभ फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 से हुआ था तथा मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 से माना जाता है। इसका प्रारंभ पूर्ण रूप से माना जाता है। नवीन लोक प्रशासन की मूल मुक्त व्याख्या करता है, व्याख्या को अस्वीकृत करता है, क्षमा चाहेंगे। यह राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन को भी अस्वीकृत करता है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, ग्रेपवाइन का संबंध है। तो ग्रेपवाइन का संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन ए औपचारिक संप्रेषण, बी लिखित संप्रेषण, सी अनौपचारिक संप्रेषण और डी अधोमुखी संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित ग्रेपवाइन है। अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत किसी मित्र मंडली के साथ बातचीत, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में होने वाला संप्रेषण, ये सारी चीज़ आते हैं और ये सब मौखिक होते हैं। इस प्रकार के संचार में अक्सर जो जानकारी होती है वो गपशप के रूप में, अफवाह के रूप में फैलते रहती है। तो ये ग्रेपवाइन का संबंध अनौपचारिक संप्रेषण से होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया है, प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया है। तर्क दिया है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो आपको कूटों के माध्यम से सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अब पुनः देख लेते हैं क्या है। अभिकथन था, प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया है, ये सत्य है। और आर जो तर्क है, ये जो इसकी व्याख्या कर रहा है वो है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों को ध्यान में लेने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। साइमन के अनुसार अगर बात करें तो साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की एक कला है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वैज्ञानिक तरीके को इसमें अपनाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन सी रॉल्फ प्रोबिस और ऑप्शन डी एमेन्युअल वालरस्टीन। तो दोस्तों इसका उत्तर तो भली बात की आप जानते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमेन्युअल वालरस्टीन। एमेन्युअल वालरस्टीन ने जो द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम नामक एक किताब 3 खंडों में लिखी थी और इसमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत या विश्व राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन व्यापक रूप से किया था। इन्होंने पराश्रितता का सिद्धांत भी दिया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था कि जो राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो विकासशील और अर्ध विकसित या अल्प विकसित राष्ट्रों का शोषण करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? आपको बताना है सन कि पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और उस रूप में एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई थी। तो इसके प्रेरक आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, G7 देशों का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन G7 देशों का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं, किसके लिए बंधनकारी बताना है? ऑप्शन ए सिर्फ दलों के लिए, बी विश्व के समस्त देशों के लिए, सी यूएनओ के सारे सदस्यों के लिए और डी उन सभी देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं उन सभी देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के भाग हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ में जुड़ा नहीं है। विद्वानों के नाम है ए मैक्स वेबर, बी एडवर्ड एच कार, सी हंस जे मार्गेनथाउ और डी एल्डो हक्सले। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्डो हक्सले। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर, एडवर्ड एच कार और हंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी संप्रदाय के विद्वान माने जाते हैं। एल्डो हक्सले की अगर बात करें तो ये एक अंग्रेजी लेखक और दार्शनिक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी, बी इच्छा स्वतंत्रवादी और सी सामाजिक लोकवादी, डी सामाजिक उदारचेता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या तात्विक या अराजकतावादी के रूप में की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वाद प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है, उक्त विचार किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन सी कांट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन सी हीगल। वाद प्रतिवाद और संवाद के विषय में हीगल ने जानकारी दी थी। और हीगल की प्रमुख पुस्तक का नाम भी याद रखें, साइंस ऑफ लॉजिक, जो 1821 में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नव उदार पूंजीवादी का बौद्धिक जनक निम्न में से कौन समझा जाता है? आपको बताना है, ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी F.A. हेयक, ऑप्शन सी मैकिंटायर और ऑप्शन डी माइकल वाल्जर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F.A. हेयक। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक F.A. हेयक को माना जाता है। हेयक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवाद कल्याणकारी राज्यों में प्रचलित सकारात्मक उदार से सर्वथा अलग है। उनके अनुसार सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए, स्वयं बाजार को वितरणात्मक मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। F.A. हेयक ने अपने नव उदारवादी विचार अपनी पुस्तक में लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था द रोड टू सेफरडम, जो 1944 में आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ऑप्शन इसमें दिए हैं, विद्वानों के नाम है ए काउट्स्की, बी बर्नस्टीन, सी बुखारिन और डी लग्जमबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुखारिन।
पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध कहने वाला प्रथम विचारक बुखारिन था कि उन्होंने कहा था कि मध्यम वर्ग कभी नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये किसने कहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। अतः किसी भी राजा को अपने प्रजा के ऊपर एक बच्चे की तरह ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। तो चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान आपको बताना है। उक्त टिप्पणी किसकी है, क्षमा चाहेंगे, टिप्पणी बताना है। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था, यह टिप्पणी किसकी है। ऑप्शन ए जैकोबियंस, ऑप्शन बी प्यूरिटन्स, ऑप्शन सी ब्लांडेड, ऑप्शन डी डोरोथी पिकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डोरोथी पिकल्स। डोरोथी पिकल्स ने कहा कि पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था। अगला प्रश्न है, समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवाद, बी मार्क्सवाद, सी मानकी सिद्धांत, डी नव संस्थावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नव संस्थावाद। समकालीन राजनीति का प्रमुख उपागम नव संस्थावाद है। उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां एवं अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्रियां आती हैं। अगला प्रश्न है, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी विकासशील विश्व, ऑप्शन बी विकासशील विश्व, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी पश्चिमी यूरोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए रजनी कोठारी, ऑप्शन बी फ्रांसिस फ्रैंकल, सी वी.एस. सिरसीकर और डी है मॉरिस जोन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस फ्रैंकल। फ्रांसिस फ्रैंकल द्वारा भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किया गया है। मिश्रित संस्कृति का आशय ऐसी संस्कृति से होता है दोस्तों जिसमें विभिन्न देशों की संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म देती हैं। तो इसका आंसर याद रखेंगे, फ्रांसिस फ्रैंकल ने मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग भारतीय संदर्भ में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द संघी अथवा संघ में किसमें आता है। शब्द संघी अथवा संघ किसमें आता है बताना है आपको। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के आमुख में, बी भारतीय संविधान के खंड 3 में, सी अनुच्छेद 368 में और डी भारतीय संविधान में कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं कि शब्द संघी अथवा संघ भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बल्कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये जरूर कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संघी अथवा संघ के विषय में अलग से कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, सी संसद के सरल विधेयक के जरिए, डी संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के जरिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा राज्य की विधान परिषद को समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि ऑप्शन ए यह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गठित की गई थी, बी स्त्रियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था,
सी, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित नहीं की हुई थी। और डी, मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो आपको बताना है इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन बी शहनवाज खान, सी सुभाष चंद्र बोस और डी राज बिहारी बोस। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जनरल मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान के भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड। इसके विषय में गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनिमय तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देश का एक समूह होता है। ऑप्शन बी, आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। सी, यह उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव होने की तारीख तक लागू रहती है। और ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की शक्ति दी गई है। तो आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। इसका गलत कथन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा है यह उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। यहाँ तक का कथन सही है। और यह उस चुनाव की तारीख तक लागू रहती है जब तक चुनाव होता है। तो ये कथन गलत है। यहाँ पे सही कथन होता कि यह उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। बाकी के अन्य कथन आप पॉज करके देखिएगा, सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिकता के विषय में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन आपको खोज के बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ए, उच्चतम न्यायालय ने एक ही चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। ऑप्शन बी, संसद ने वर्ष 1996 में कानून में संशोधन कर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 तक सीमित कर दी थी, जबकि पहले एक उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। ऑप्शन सी, यह मुद्दा संसदीय संप्रभुता के दायरे में नहीं आता है। और ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र। तो आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण रूप से सत्य है। संसद ने वर्ष 1996 में कानून में संशोधन कर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 तक सीमित कर दी थी, जबकि 1996 से पहले उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो उच्चतम न्यायालय ने एक ही चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति 2 सीटों पर बिल्कुल चुनाव अभी भी लड़ सकता है। सी की बात करें तो यह मुद्दा संसदीय संप्रभुता के दायरे में नहीं आता, यह भी गलत है। यह मुद्दा संसदीय संप्रभुता के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर डी है, भारत लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन का क्षेत्र। तो इसकी जगह आना था भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट। इसके बाद में जो लिखा है एक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र, यह इसमें नहीं है शामिल। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।